हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एजुकेट में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड एएनएम 2019 यानी 2019 का ये पेपर है जो एएनएम में पूछा गया था। तो इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इससे आपको एक बहुत अच्छी दिशा मिलेगी। आप जो तैयारी कर रहे हैं एएनएम प्रवेश परीक्षा की, तो किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं या फिर कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करते हैं। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जो पेपर है मेरे पास ये वाला, तो ये नाम 2019 का है, आपको पता होना चाहिए। 2019 का पेपर है और इसमें जो सेट मेरे पास ये है। ओके, तो ये इसका पहला पेज है। यहाँ पे रोल नंबर, आप रोल नंबर जो है, अनुक्रमांक है, सेंटर कोड, सिग्नेचर। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे आपको सिलेबस पता होगा तो सिलेबस में आपके पास जो है सामान्य हिंदी, यानी सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के बाद जो प्रारंभिक गणित है, फिर विज्ञान है और सामान्य अध्ययन है और जीके, यानी चार पार्ट में इसको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले सिलेबस का पता होना चाहिए कि पहले जो पहला पार्ट है उसमें क्या है, सामान्य हिंदी बता रखा है। और सामान्य हिंदी के बाद दूसरा जो पार्ट है उसमें बता रखा है क्या, सामान्य गणित। ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या क्या आएगा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो आएगा वो क्या है, कि एक तो क्या है हिंदी, एक हिंदी भाषा। ठीक है, एएनएम की बात करें, फिर क्या है प्रारंभिक गणित। ओके, फिर जो तीसरा आता है वो आता है हमारे पास विज्ञान, सामान्य विज्ञान जिसे हम कहते हैं। और चौथी चीज़ हमारे पास आती है जिसको हम जी के या जीएस यानी सामान्य अध्ययन या फिर सामान्य ज्ञान जिसे हम कहते हैं। तो चार पार्टों में डिवाइड था ये। चलिए इसमें देखते हैं। मेरे पास पेपर जो सेट है, सेट ए है। और सबसे पहले इसमें जो शुरुआत हो रखी है वो हिंदी से ही हो रखी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, घोड़ा का पर्याय है। पर्याय मतलब पर्यायवाची है। ओके, तो इसमें देखते हैं कि गर्दभ, गज, है और मूसक। तो मैंने इसको पहले से ही जिसका आंसर है उसको टिक कर रखा है। तो इसमें जो घोड़े का पर्यायवाची होता है वो है होता है। ठीक है, तो है इसका सही आंसर होगा। यानी और जो है वो घोड़े के पर्यायवाची नहीं, जैसे गर्दभ का मतलब गधा होता है, गज हाथी होता है, मूसक चूहा होता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है इसी को सातवां वाला लेता हूं मैं। विस शब्द का पर्यायवाची है, तो विस शब्द का पर्यायवाची इसमें क्या हो जाएगा, हलाहल हो जाएगा। अगला इसमें देखें, अगर अगला देखें, हिसाब किताब की जांच करने के लिए है शब्द है, मतलब हिसाब किताब की जांच करने वाले को क्या कहा जाता है, उसके लिए क्या शब्द होता है, तो उसके लिए शब्द होता है कौन सा, अंकेषण। क्या होता है, अंकेषण। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, यहाँ पर अंकेषण है। अंकेषण के बाद नेक्स्ट जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा आडंबर का विलोम है। देख लीजिए, आडंबर का जो विलोम होगा वो क्या होगा, सादगी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखें कि नूतन शब्द का विलोम होता है। नूतन शब्द है और नूतन का मतलब नया, और फिर इसका जो क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पुरातन यानी पुराना। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है नाइन्थ वाला। तो नाइन्थ वाले में देखें कि ये उग्र, उग्र शब्द का क्या है, विलोम है। तो उग्र शब्द का जो विलोम होता है उसे हम क्या कहते हैं, सौम्य कहा जाता है। फिर चौथा वाला देखिए इसमें, तो चौथे वाले क्वेश्चन में कि इनमें से तत्सम शब्द है। तत्सम आपको पता होता है संस्कृत के ऐसे शब्द जो भाषा में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। तो तत्सम इसमें देखो, महंगाई भत्ता, छुट्टी, तो इसमें कौन कौन सा होगा, घोषणा होगा। जिस पर विश्वास किया गया है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिस पर विश्वास किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विश्वस्त कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्वस्त कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए अगला जो पांचवा क्वेश्चन इसमें, तो पंचम का तद्भव, तद्भव मतलब क्या होता है, जो ऐसे शब्द जो क्या होते हैं अलग अलग, मतलब कैसे अलग अलग भाषाओं से आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो तद्भव का मतलब है इसमें पांचवा, मतलब बिगड़ा हुआ रूप, जिसे हम कहते हैं कि भाई भाषा का ऐसा रूप जो मतलब अलग अलग भाषाओं से क्या होता है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं, तो उसे पांचवा आएगा। फिर यहाँ पे कि द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो देखो द्वंद्व समास में हमें पता होता है कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और बीच में जो क्या होता है, डैश जो हाइपन होता है, तो इसमें क्या होगा, घी शक्कर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा घी शक्कर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शांति। ओके, फिर है कि श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है। देखो इसमें एक वाक्य दे रखा है और इस वाक्य में हमें पूछ रखा है कि विशेषण क्या होगा। ठीक है, देखो अगर हम बात करें विशेषण की, तो विशेषण होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। जो क्या बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसकी जो आंसर की आई थी, जो मान रखा है आंसर की में, सही जो मान रखा है वो मोहन को मान रखा है। ठीक है, तो वैसे इसमें मोहन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट है।
इसलिए डाउट है क्योंकि ये मोहन इसमें विशेषता नहीं बता रहा, जबकि ईमानदार इसका क्या है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जो आंसर की में सही दे रखा था वो मोहन दे रखा था। चलिए फिर इसके जो नेक्स्ट पेज है उसमें चलते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर पर आप देखेंगे, इसमें जो 13 नंबर पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिमान का विलोम है। तो अभिमान होना, उसका विलोम हो जाएगा निराभिमान होना। ओके, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है, तो जंगल में लगने वाली आग के लिए शब्द जो होता है वो क्या होता है, दावाग्नि होता है। फिर देखिए कि दुराग्रह, दुराग्रह शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। जो दुराग्रह शब्द है वो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो आंसर होगा वो होता है अनुचित बात के लिए हट करना। दुराग्रह करना मतलब अनुचित बात के लिए हट करना। अपव्यय शब्द में उपसर्ग है। ओके, उपसर्ग मतलब पहले आता है और पढ़ते बाद में, तो अपव्यय में जो उपसर्ग आएगा वो क्या आएगा, अप आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, अप आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसको ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ही मतलब सावधानी से पढ़ना है। कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि नहीं है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि नहीं है, मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में गुणवाचक विशेषण नहीं है, मतलब इन सब में तो गुणवाचक विशेषण है जितने भी हैं, लेकिन किस में नहीं है। तो भला गुणवाचक है, ठीक है, ताजा गुणवाचक है, नुकीला भी क्या है, गुणवाचक है, लेकिन इसमें दूना है, जो ये दूना गुणवाचक नहीं है बल्कि क्या है, इसमें संख्यावाचक है। ठीक है, कौन सा है, संख्यावाचक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मैंने पहले ही बताया उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय क्या आता है, बाद में आता है। तो पाठक में जो प्रत्यय होगा वो कौन सा होगा, आक प्रत्यय होगा। फिर आपके पास नेक्स्ट जो आ गया वो आ गया यद्यपि। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है, तो यद्यपि में जो संधि विच्छेद होगा वो होगा यदि प्लस अपि। दम भरना, 20वां नंबर देखिए, दम भरना मुहावरे का अर्थ है प्रयत्न करना, भयभीत होना या दावा करना या प्रभाव दिखाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, दावा करना। चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट इसमें आ गया क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21वें नंबर से, तो उसमें क्या आ गया, मैथ्स। यानी इसमें मैथ्स ज़्यादा डीप नहीं पूछी जाती है। इसका जो सिलेबस में दे रखा है उसका नाम है सामान्य गणित। ठीक है, बेसिक गणित ही आएगी, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट आने चाहिए। सामान्य गणित में भी सब कुछ पूछा जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 2,90,55,800 के लिए संख्या का, मतलब आपने क्या करना है, आप इसको मान लो ये शब्दों में लिखा हो और आपने किस में लिखना है, अंकों में लिखना है। तो इसके लिए देख लीजिए आप वंस टेंस करके या फिर इकाई दहाई करके, तो आपको पता लग जाएगा 2,90,55,800 कहाँ पर लिखा है। तो इसमें डी वाला आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 1245 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो इसको HCF निकालने के लिए आप अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें डिवीज़न मेथड यानी भाग दे के भी आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं। जैसे 12 का 45 में दे दिया भाग। ठीक है, तो इसको मतलब सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, मैं पूरा का पूरा सॉल्व यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं पूरा का पूरा इसको अगर सॉल्व करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर है वो 3 आ रहा है। ओके, चलिए फिर पेज नंबर 3 पर चलते हैं। फिर 23, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि 40, 48 और 45 का लघुत्तम समापति यानी LCM निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि 40, 48 और 45 का LCM कैसे निकाला जाता है। तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 240। फिर है कि दो संख्याओं 35 व 37 यानी 35 और 37 के घनों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो एक घन का मतलब होता है कि जैसे आप क्या करते हैं, 35 का क्या लिख देते हैं, आप क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी इस 35 को क्या करना हमने, जो ये 35 है, ठीक है, ये 35 का क्या करेंगे आप, जहाँ पर क्या करते हैं 3 बार क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे गुणा करके और फिर 37 का भी क्या करना है, आपने गुणा कर देना है। और फिर इसमें से 37 और 35 का जितना भी वो आएगा उसमें जो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस आने पर कितना आ जाएगा, 7,778 इसका आंसर आ जाएगा। फिर है कि हिंदी अरेबिक। चलिए इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 25 वाला, कि हिंदू अरेबिक संख्यांकन पद्धति में 3 अंकीय कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि कितनी संख्याएं हैं। तो हिंदी अरेबिक संख्यांकन पद्धति में 3 अंकीय संख्या कितने से शुरू हो जाएंगे, 100 से शुरू हो जाएंगे और 999 तक क्या हो जाएंगी, ये पूरी हो जाएंगी। ठीक है, 3 अंकीय संख्यांकन पद्धति में कितनी संख्याएं आएंगी, तो हमें इसको ऐसा निकालना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 900 आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है कि संख्या 39 जो है 39,872 यानी
39,872 के सन्निकटवा मान क्या होगा? तो 39,872 के सन्निकटवा मतलब सबसे जो क्या है क्लोज है, यानी सबसे जो नज़दीकी संख्या है वो कौन है? तो वो क्या है 40,000 है सीधे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि 9548, ये वाला क्वेश्चन है कि 9548 प्लस 7314 इजिकल टू 8362, यानी इसका और प्लस और फिर इसमें क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। इस दोनों को सबसे पहले क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जैसे 9548 को और फिर किससे 7314 को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद क्या करेंगे? इससे 8362 से, ठीक है, 8362 को इससे जितना इसका प्लस आएगा उसे इसे माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 8500 इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब इन दोनों को प्लस करना है, इसमें से जो आंसर आएगा उसको इससे क्या कर देना है? माइनस कर देना है, ठीक है। इसको यानी फर्स्ट और सेकंड जो संख्या है उसको प्लस कर देना है और जितने उसका आंसर आएगा उसे इसको क्या कर देना? माइनस कर देना है। तो उससे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 8,500 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 28 वाला कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या है? तो छोटी सी वर्ग संख्या का मतलब है जिसका क्या हो सके? वर्ग हो सके, ठीक है। जिसका क्या हो सके? वर्ग हो सके, ऐसा करके क्या हो सके? वर्ग हो सके। तो वो जो संख्या है वो कितना है? 1024, ठीक है। तो 1024 यानी हमें पता है ये होती है 32 का वर्ग होता है। ये 32 को इंटू 32 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1024 मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो 30 नंबर है वो है कि 95,000 सॉरी 9,59,595 को विभाज्य करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें 19 है बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है कि 1100 तक की कुल संख्याएं जो 2 और 5 से विभाजित होती है। ओके, मतलब आपने सिर्फ एक से लेना है। 1100 तक की जितनी भी विभाजित संख्याएं वो कितनी? तो वो कितनी है? 110 है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि किसी संख्या में 112 से भाग देने पर शेष 60 रह जाता है। इस संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो इसका शेष क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी मतलब अगर आप मैं सभी को सॉल्व करूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा होगा। इसमें देखना है कि अपरिमेय संख्या बताया गया है कि अपरिमेय जो संख्या होगी वो कौन सी होगी। तो इसमें पाई क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या है, ओके। फिर है कि 75 से 97 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या योग पूछ रखा है, जोड़ पूछ रखा है, तो उसका क्या होगा? 1978, ओके। फिर इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 75219 इंटू 999, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको पहले वैसे भी कर सकते हैं आप 75219 को क्या 999 से और इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट हंड्रेड सॉरी 1000 से भी इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीपल करने के बाद उसे माइनस कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा। कई सारे इसके तरीके होंगे, ओके। नेक्स्ट है कि 35 वाला, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसमें क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23 है इसमें। फिर है 50 प्रेक्षकों का माध्य 36 है। बाद में यह पता चला कि एक प्रेक्षण 48 को गलती से क्या है 23 मान लिया जाए तो नया संशोधित माध्य, इसमें माध्य पूछ रखा है, ठीक है। मीन, मीड और जो मॉडर्न होता है, ठीक है, यानी ओके। तो इसमें माध्य यानी माध्य पूछ रखा है, बीच बीच वाला भाग, ठीक है। फिर है कि अनुपात 1/2 2/3 और 3/4 को मिश्रित अनुपात कैसे करेंगे? तो इसको क्या 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 करके इसको काट देंगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/4 आंसर आ जाएगा। किसी परीक्षा देने वालों में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां थीं। लड़कों के 60% तथा लड़कों के 80% परीक्षार्थी सफल रहे। फिर वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताना है। तो इसमें आपको पता है कि 640 लड़के, इसमें 360, ये हमारे पास टोटल लड़के हो गए, ठीक है। इसमें ये टोटल लड़के, ये टोटल लड़कियाँ। लड़कों का 60% पास हुआ और लड़कियों का 80% पास हुआ, ठीक है। तो इनमें से यानी इसमें से कितना बचा? भाई 20% लड़कियाँ और इसमें से कितने हैं? 40% लड़के हैं। तो अपना आप ही क्या पता लग जाएगा कि उनका प्रतिशत बताना है, मतलब उनको निकालने के बाद प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 32.8 हो जाएगा। 39 वाला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य, मतलब उसका जो क्या होगा, उसको जो सेल प्राइस है एसपी है वो कितना है? मतलब उसका एसपी कितना है? 48 है। और जिसमें उसकी क्या होती है? हानि होती है कितनी? 20% की। इस वस्तु को 20% लाभ लेने के लिए हमें कितने में से बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बेचना पड़ेगा कितने में? 72 में, ओके। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है कि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि रुपये 720 में बेचने पे लाभ से रुपये 50 अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें हमें क्या बचाना है? उसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 665 हो जाएगा।
फिर इसमें जो नेक्स्ट आता है 41 से, वो आता है हमारे पास उत्तराखंड। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं कि जो सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में कहीं पर भी ये सेपरेट या फिर इंडिविजुअल ढंग से ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के उत्तराखंड के कोई क्वेश्चन आएंगे। आपको सीधे बता रखा है कि क्या आएगा, सामान्य अध्ययन आएगा, और सामान्य अध्ययन के साथ साथ है जो क्या आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन में ये नहीं बता रखा है कि क्या आएगा, उत्तराखंड आएगा। तो आपने उत्तराखंड को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, इसलिए आपके क्या है पेपर तभी जाके हाँ आप मतलब मेरिट में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ये भी करना है कि अपना उत्तराखंड पूरा क्लियर करके जाना है। यहाँ पे देखो 41 से आपके क्या आ जाएंगे, उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो 41 में देखिए कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध टिहरी भागीरथी बांध है। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल में, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी कहकर किसे याद किया जाता है, तो झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तिल्लू रौतेली को कहा जाता है। ठीक है, लिपुतलेख दर्रा किन दो कहाँ कहाँ पे, मतलब किन दो के बीच में, तो वो है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक कारखाना, ठीक है, इसे कहते हैं BHEL। ठीक है, BHEL कहते हैं। तो ये कहाँ पर है, हरिद्वार में है। कहाँ पर है ये, हरिद्वार में है। ओके, फिर है कि 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था, तो उसकी यात्रा का नाम था, गांधी जी ने किया था ये वाली यात्रा। ठीक है, क्या नाम था, दांडी यात्रा, दांडी मार्च के नाम से भी इसे जाना जाता है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, रंगून में हुई थी। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल, ठीक है, लोथल कहाँ पर है, ये गुजरात में। आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता में जो क्या हुआ था, उत्खनन हुआ था, जिसमें राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी या फिर बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पर जो लोथल नाम की जगह थी वो कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का विशेष दर्जा देता है। ठीक है, अब आपको पता है कि 370 यानी 370 है जो, वो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा, लेकिन अब ये खत्म हो गया। ठीक है, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, आपको पता है, लोकसभा के कार्यकाल की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष है। राज्यसभा की बैठकों के अध्यक्ष इसमें से कौन करता है, तो राज्यसभा की बैठकों का अध्यक्ष जो करता है वो कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 51, और 51 है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। कार्डमम हिल्स जो कार्डमल की पहाड़ियाँ वो कहाँ पर है, तो वो केरल में है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है कि निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है ये, निफ्टी यानी अर्थशास्त्र का है। तो इसमें है कि NSE, ठीक है, NSE सूचकांक से संबंधित है ये। नेक्स्ट है कि बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। ओके, तो खिलाड़ी का नाम खिलाड़ी का नाम है बाईचुंग भूटिया, और उसका खेल से संबंध है, तो वो किससे, फुटबॉल से है। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो वो कौन सा है, पुलित्जर पुरस्कार है। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, तो वो आपको पता है कौन सा है, परमवीर चक्र। फिर अगला है हमारे पास कि नोबेल पुरस्कार देने वाला, मतलब नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है, तो वो कौन सा है, स्वीडन। ठीक है, फिर है कि एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट पुस्तक किसकी है, किसने लिखी है, तो ये किसकी थी, शेक्सपियर की थी। विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक कौन है, विंग्स ऑफ जो फायर है उसके लेखक कौन है, वो APJ अब्दुल कलाम है। फिर से उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए आपके 61 से कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है यशपाल आर्या। ओके, उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है, तो गैरसैंण कहाँ पर है, चमोली। आपको पता होगा कि गैरसैंण हमारी कैसी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। ठीक है, तो गैरसैंण जो है वो कहाँ पर है, चमोली में। MI क्यूरी का अर्थ है, तो MI क्यूरी का जो अर्थ है वो है न्यायालय मित्र। MI क्यूरी का मतलब है न्यायालय मित्र। अगला है कि राजूला मालुसाई संबंधित है। ठीक है, मालुसाई एक अमर, उत्तराखंड की एक अमर प्रेम कथा है मालुसाई। ठीक है, अगला है कि प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल मेला खेला जाता है। ठीक है, तो ये देवीधुरा का मेला है। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, बगवाल पत्थर मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या डालते हैं, पत्थर फेंकते हैं। हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट जौलीग्रांट के संस्थापक कौन है, तो इनके संस्थापक है स्वामी राम। कबूतरी देवी का संबंध है, कबूतरी देवी एक गायिका है, लोकगीत गाती है वो। भारत का प्रमुख सोना उत्पादक राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे ज़्यादा अधिकतम जो सोना उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, जो क्या है, जो हम ये कह सकते मेजर गोल्ड प्रोड्यूसिंग है,
वो कौन सा है, कर्नाटक है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यानी CDRI जो है वो कहाँ पर है, वो लखनऊ में है। ओके। अगला है कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर स्थित है। बागनाथ मंदिर गोपेश्वर में स्थित है। 71 में कि उत्तराखंड में नैनी सैनी हवाई अड्डे का निर्माण किस जिले में हो रहा है। ठीक है, यानी हो रहा है नहीं, हो गया है, या फिर किस जिले में है। ओके, तो ये कहाँ पर है, नैनी सैनी पिथौरागढ़ में है। अगला है कि निम्न में से एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखो इसमें कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन है, तो जो चीज़ सिलेबस में डिफाइन नहीं कर रही है वो मैं यहाँ पर अलग से आपको बता रहा हूँ कि इनपुट डिवाइस जो है इसमें कौन सा निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि जो नहीं है, तो इसमें और सारी की सारी चीज़ें हैं, और जो नहीं है वो कौन सा है, प्लाटर नहीं है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है, तो वो कहाँ पर है, मुंबई में है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील रहस्यमय झील के रूप में जानी जाती है। उत्तराखंड का क्वेश्चन फिर से आ गया कि कौन सी झील रहस्यमय झीलों के नाम से, मिस्टीरियस लेक के नाम से जानी, तो वो कौन सा है, रूपकुंड है। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है, तो वो है चमोली में। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 21 जून को घोषित किया गया, तो 21 जून को आपको पता होना चाहिए कि 21 जून को जो घोषित किया गया या फिर जो मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो ये थे RS टोलिया। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितने सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितने सीटें, 3 सीटें हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 टाइप से आता है कि एक भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है और हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, तो इसमें अगर ये पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, मतलब विश्व स्तर पर, ठीक है, तो कौन है, डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलोग है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि भारत में कौन है, तो भारत में कौन है, MS स्वामीनाथन है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास साइंस आ गई है 80 नंबर से। तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो वो आपको पता है M बेंटिंग ने की थी। ओके, फिर एक यहाँ पे कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा, ये फिजिक्स से आ रखा है, और ये है कितना, 1/4 रह जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती है, इसका तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि समांतर क्रम में जुड़ी है सारी। ओके, फिर है कि आइसोप्रीन पदार्थों का उपयोग इसके लिए संश्लेषण में किया जाता है, वो रबड़ के संश्लेषण में किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, किसी महाकल्प में पक्षी विकसित होते हैं, ये बायोलॉजी का है, नूतन जीवी में। ओके, प्रोटीन किसका बहुलक होता है, तो अमीनो अम्ल का होता है। फिर है, चलिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 86 वाला, वो है कि निम्नलिखित में से किसमें यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, तो इसमें किसमें होता है, ध्रुवण में होता है। ओके, तो इसमें फिर नेक्स्ट जो आता है हमारे पास 87 है कि जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। निम्न में से कौन सी ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास 89 है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, जो अश्रु गैस है, ठीक है, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो उसको रासायनिक नाम होगा क्लोरो एसिटोफिनोन है इसका। ठीक है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। LPG का मुख्य घटक कौन सा है, वो कौन है, ब्यूटेन है। ओके, विटामिन C का जो क्या है, रासायनिक नाम पूछ रखा है, वो कौन सा, एस्कॉर्बिक अम्ल है। दूध उदाहरण है एक, वो किसका है, इम्सन का है। ओके, दूध जो एक उदाहरण है वो किसका है, इम्सन का। ओके, फिर नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ रखा है। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो ये वाला होगा, CaSO4H2 1/2H2O। ठीक है, फिर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कण नहीं है, तो इसमें गामा कण नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन 96 को लेते हैं। आपको इसमें पता होगा कि एंजाइम से अभिप्राय है, तो एंजाइम से जो अभिप्राय है वो किसका है, जैविक उत्प्रेरक का। ओके, मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन दर है, ठीक है, हार्ट बीट लगभग कितनी होती है उसकी, तो उसकी होती है 72 प्रति सेकेंड। ठीक है, 72 बार। ओके, एक औसत नर मानक मनुष्य का भार होता है, अनुमानित बता रखा है, तो अनुमानित कितना होता है, 1500 ग्राम के लगभग होता है। ओके, डायनासोर कौन से युग में रहे थे, तो मेसोजोइक युग में यहाँ पर थे। ओके, हीमोफीलिया जो रोग है वो कैसे होता है, घेंगा है, रतौंधी है, मलेरिया, फिर जेनेटिक बीमारी है। तो ये जो बीमारी है कैसी है, जेनेटिक बीमारी। ओके,
तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हमने क्या किया, जो ANM 2019 यानी उत्तराखंड का जो ANM 2019 का जो पेपर है, उस पेपर को हमने इसमें क्या किया, पूरा डिस्कस किया, उसको सॉल्व किया। और इस पेपर को देखने के बाद आपको क्या है, आपकी जो तैयारी हुई, एक तैयारी में नई दिशा मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।